हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल ह्यूमैनिटीज। साइंस के डर से नहीं, इंटरेस्ट से लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 4 of our political science book of class 12 and the chapter name is India's external relation। अब इस चैप्टर का नेम क्या हो गया? इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। देन लेट्स स्टार्ट। जब हम अब इस चैप्टर में देखेंगे कि इंडिया ने जब अपनी आज़ादी पाई तब नेशनल एरेना में क्या क्या चीज़ें चल रही थी एंड इंटरनेशनल वाइज क्या क्या चीज़ें हो रही थी, इस चैप्टर में हम देखेंगे। और इंडिया ने कैसे उन सारी चीज़ों को टैकल किया और इंडिया को कैसे कैसे उन चीज़ों से निकलने में कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इंडिया ने कैसी फॉरेन पॉलिसी अपनी अपनाई उन चीज़ों से को टैकल करने के लिए, और भी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। इंडिया ने जब अपनी आज़ादी पाई तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉर चल रहा था। डिवास्टेटिंग वॉर के बाद इंडिया ने अपनी आज़ादी पाई। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ही था, उसी के 1947 2 साल बाद ही इंडिया ने आज़ादी पा ली थी। और इंटरनेशनल बॉडी क्रिएट हो रही थी। इंटरनेशनल बॉडी मीन्स टू यूएन भी क्रिएट हो रही थी। बहुत सारी नई नई कंट्रीज आ रही थी जो जैसे कॉलोनियलिज्म से सिर्फ इंडिया ही नहीं सामना कर पा रही थी, कॉलोनियलिज्म से सफ़र हुई थी बहुत सारी कंट्रीज। जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज जो कॉलोनियलिज्म से सफ़र हुई थी, सो वो कंट्रीज भी कॉलोनियलिज्म से आज़ाद होकर आ रही थी। तो इंडिया ने जब अपनी आज़ादी पाई तब उस टाइम पे यूएन का फॉर्मेशन हो गया था। वॉर से अभी अभी वॉर से ही कंट्री मुक्त हुई थी और कॉलोनियलिज्म से बहुत सारी कंट्रीज मुक्त होके आ रही थी, मतलब उनके यहाँ पे कॉलोनियलिज्म जो था वो हट रहा था। और क्या था, इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में सब चीज़ें अफेक्ट करेंगी। क्योंकि एक अगर आप समझिए, एक पर्सन है, उसका जो बिहेवियर है, सोशल उसका जो बिहेवियर है उसके घर वालों से तो डिसाइड होता है, बट उसकी जो जैसे सोसाइटी है वो भी डिसाइड करती है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा। वैसे ही जैसे कि इंडिया को जो फॉरेन पॉलिसी बनानी थी, उसके अंदर के जैसे उनके उसके इनसाइड के जो मैटर्स थे वो तो उसकी फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करेंगी। उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल एरेना में जो चीज़ें चल रही थी वो भी उसकी फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करेंगी। तो यही इसमें कहा गया है कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो अफेक्ट होती है बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर से। देन अब हम देखेंगे कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तब बहुत सारे उसके पास डिस्प्यूट भी थे, इंटरनेशनल डिस्प्यूट। क्योंकि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारे डिस्प्यूट क्रिएट कर रखे थे, और हमने अपनी आज़ादी किससे पाई थी? ब्रिटिश से पाई थी। तो उन डिस्प्यूट्स को अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट को टैकल करना था। तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे, जैसे बाउंड्री डिस्प्यूट थे, और जैसे हमारे यहाँ पे पावर्टी बहुत थी, और पावर्टी को हटाना था, बहुत सारी चीज़ें थी। और जैसे ये कॉलोनियलिज्म से ये कंट्रीज आज़ाद हो रही थी, इनके पास भी मेनली दो प्रकार टू 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 बहुत ज़्यादा मुसीबतें थी, टू इन चैलेंज थे, मतलब दो चुनौतियां थी उनके पास। कौन कौन सी चुनौती थी उनके पास? पहली चुनौती थी कि उनको अपने जो नेशन को क्रिएट करना है। मतलब कि अब नेशन को क्रिएट करने का मतलब क्या है? जैसे हमने अपनी आज़ादी पाई, हमने अपने पूरा नेशन बिल्डिंग की ना, हमने प्रिंसली स्टेट को बनाया, हमने अपने स्टेट्स को बनाया। तो उनके यहाँ पे भी तो एक चीज़ आई ना, उनके यहाँ पे भी तो उनको क्या कहते हैं, नेशन को बनाना होगा ना, अपनी नेशन बिल्डिंग करनी होगी ना। तो ये उनके यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी, जैसे हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम थी तो उनके यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी ना। सो यही कहा गया। और सेकंड चैलेंज क्या था कि अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना है। डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना आम सी बात तो है नहीं। हमने भी देखा था कि हमें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। बहुत सारा, जैसे इलेक्शन कमीशन को बनाना होता है एंड डिसाइड करना होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड अदर अदर थिंग्स करना होता है हमको। सो ये सारी चीज़ें थी हमारे साथ। और हमने देखा कि इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में सबसे मेन एम क्या रखा कि हमें दूसरों की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना है और सिक्योरिटी मेंटेन करना है। पीस, जब हम एक कंट्री के साथ पीस का माहौल बनाएंगे तब हमारी सिक्योरिटी तो मेंटेन होगी ना। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्या मेन प्रिंसिपल थे? हमें सोवरेनिटी, दूसरों की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना है और दूसरों के साथ पीस का माहौल बना के रखना है ताकि हमारी सिक्योरिटी मेंटेन हो पाए। देन ये जो हमारा ये जो प्रिंसिपल है ये हमारे डीपीएसपी में पाया जाता है। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी वो गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट फॉलो कर सकती है वेलफेयर करने के लिए। एंड ये कोई गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा जैसे कि गवर्नमेंट के लिए कमिटमेंट नहीं है। चाहे तो गवर्नमेंट कर सकती है, चाहे तो नहीं कर सकती। हम उस पर ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि करना ही है उसको। सो ये डीपीएस में पाया जाता है, ये जो प्रिंसिपल हमने बताया, सोवेरेनिटी को एंड
पीस को मेंटेन करना। और फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज, अब हमने देखा कि कॉलोनियलिज्म से जो कंट्रीज उभर के आ रही थी वो कौन सी या तो वो बहुत ज़्यादा पुअर कंट्री थी या तो वो डेवलपिंग कंट्रीज थी। तो जो ये डेवलपिंग कंट्रीज आ रही थी इनके पास रिसोर्सेज तो थे नहीं, और ये रिसोर्सेज इस थे नहीं, इसलिए इन्होंने कौन से अपने गोल को चुना कि हम भैया अपने यहाँ पे एडवांस गोल नहीं चुनेंगे, हम तो मॉडेस्ट गोल चुनेंगे, जो सिंपल गोल चुनेंगे, ताकि हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं कि एडवांस, जैसे यूएसए के भैया हमने यूएसए की तरह गोल चुन लिए कि हमें ये डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना डालना है, पूरा मार्केट बना डालना है, सिटी को पूरा डेवलप कर देने, ऐसे हमने गोल नहीं चुने। जो डेवलपिंग कंट्रीज ने ऐसे गोल नहीं चुने, उन्होंने मॉडेस्ट गोल को चुने जो उनके रिसोर्सेज के हिसाब से वो फुलफिल कर सकते थे। देन और उनको क्या करना था, उनको जो डेवलपिंग कंट्री थी वो मेजरली फोकस थी कि हमें अपने नेबरहुड में पीस का माहौल बना के चलना है। जैसे हम लोगों ने भी जब हम आज़ाद हुए हैं तो हमने क्या कहा, हमने चाइना से अच्छे रिलेशन रखे ताकि हमारे यहाँ पे पीस का माहौल बन सके। देन पावरफुल स्टेट्स में, और फिर ये जो कंट्रीज़ थी, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, इनके पास इकोनॉमिकल ये वीक थी एंड पॉलिटिकल वीक थी, इसलिए सिक्योरिटी, अपनी इन सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ये अब आपको पता नहीं होगा, अब हम बताते हैं कि जैसे कि हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड हुआ तब दो ब्लॉक क्रिएट हो गए, मतलब कि एक यूएसए का ब्लॉक क्रिएट हो गया, एक यूएसएसआर का ब्लॉक क्रिएट हो गया। अब ब्लॉक का मतलब क्या है, उस टाइम पे कोल्ड वार चलने लगा, वैसे बम से कोई बम बारूद या न्यूक्लियर वेपन से कोई भी वॉर नहीं हुआ, सिर्फ एक अंदरूनी वॉर होने लगा कि आइडियोलॉजिकल वॉर होने लगा कि हमारी आइडियोलॉजी अच्छी है और वो कहने लगे हमारी आइडियोलॉजी अच्छी है। इसलिए जो यूएसए एंड यूएसएसआर ने ट्राई किया कि बहुत सारी कंट्रीज़ को अपने साथ जोड़ने के लिए, वैसे ही डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी अब जोड़ने की कोशिश की गई। इनमें से कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्री के पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन कुछ कंट्रीज जाके किसी न किसी ब्लॉक के साथ मिल गई। तो किसके लिए, ताकि उनको एड प्रोवाइड हो पाए, उनके यहाँ पे डेवलपमेंट हो पाए एंड उनकी सिक्योरिटी मेंटेन हो पाए। बट आप देखिए इसमें क्या वो अपने फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकती हैं, अगर उनका मानना है। जैसे एक कंट्री है यूएसए के ब्लॉक में है, यूएसए के ब्लॉक में वो चाहती है कि यूएसएसआर के साथ अच्छा रिलेशन रखे, उसकी खुद का मानना है कि उसे इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाना है। बट क्या वो कर सकती है? नहीं कर सकती है, क्योंकि यूएसए के ब्लॉक में है ना, वो तो यूएसए ब्लॉक का मेंबर यूएसएसआर का, सॉरी, जैसे यूएसए का जो दुश्मन यूएसएसआर है, तो यूएसए के ब्लॉक के मेंबर्स का भी तो दुश्मन यूएसएसआर होगा ना, तो वो इंडिपेंडेंटली अपनी फॉरेन पॉलिसी को मैनेज नहीं कर सकते थे। दैन हम देखते हैं कि जैसे कि ब्लॉक हम पढ़ ही चुके हैं कि जैसे वेस्टर्न अलायंस था, सोवियत यूनियन ने बना लिया था एंड यूएसए ने अलायंस बना लिए थे, इसलिए वर्ल्ड जो था टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, एक तो यूएसए का ब्लॉक था, एक यूएसएसआर का ब्लॉक था। और बट हमारे इंडिया ने किसी को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि हमें अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी को मेंटेन करके रखना है। हम अपने किसी के साथ शामिल हो जाएंगे तो हम इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिसी को, अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमने अपनी किसी भी ब्लॉक को नहीं जोड़ा और अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने की कोशिश की। देन हमने जैसे प्रिंसिपल देखा था कि हमें अपनी सोवर्निटी को मेंटेन करना है, सोवर्निटी को, दूसरे की सोवर्निटी को रिस्पेक्ट करना है, और जो कंट्रीज हैं उनके साथ पीस का माहौल बना के रखना है, ताकि हमारी सिक्योरिटी को मेंटेन हो पाए। तो हम ये प्रिंसिपल हमारे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में पाया जाता है? ये आर्टिकल 51 में पाया जाता है। इसमें क्या है, इस आर्टिकल में लिखा है कि हमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है, और जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके साथ जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप मेंटेन करना है, एंड हमें जैसे इंटरनेशनल लॉज हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, एंड जो ट्रीटीज हैं उनको भी रिस्पेक्ट करना है, इंटरनेशनल जो लॉज एंड ट्रीटी हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, एंड जो इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, उनको एक ट्रीटी के साथ सॉल्व करना है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है ट्रीटी के साथ सॉल्व करना है। जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ तो हमने कैसे सॉल्व किया, हमने पहले उनके साथ ट्रीटी की, देन हमने उस वॉर को रिजॉल्व किया। देन अब हमने देखा कि जैसे कोल्ड वार बिगिन हुआ, वर्ल्ड दो कैंप्स में डिवाइड हो गया। फिर हमारी पॉलिसी क्या थी, हमने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी चुनी, हमने किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया। अब हम देखते हैं कि हमने कैसे इस चीज़ को फुलफिलमेंट किया और अब देखते हैं द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इंडियन जो नेशनल मूवमेंट था, जैसे हमने कॉलोनियलिज्म को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट किया ना, तो ये मूवमेंट हमारे इंडिया तक तो सीमित नहीं रहा, ये और जगह भी फैला।
तो ये क्या था, स्प्रेड हो रहा था, मतलब एक जगह कंसोलिडेटेड नहीं था, मतलब आइसोलेशन नहीं था इस मूवमेंट्स का। और बहुत ज़्यादा दूसरे जो कंट्रीज़ थी जो वो भी कॉलोनियलिज्म से सफ़र कर रही थी, उनको भी एस्पिरेशन हुआ कि जैसे इंडियन मूवमेंट हो रहा है वैसे हम भी मूवमेंट करें। तो ये क्या है, फैला ना दूसरी जगह, तो ये हमारा मूवमेंट क्या है, आइसोलेटेड नहीं था, वो हर जगह फैल रहा था। देन इसलिए जो बहुत सारी कंट्रीज जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज जो सफ़र कर रही थी कॉलोनियलिज्म से, उन्होंने भी अपने मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया ये जो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। अब इंडिपेंडेंस, जैसे इंडिया ने इंडिपेंडेंस के पहले जो हमारे नेशनल लीडर थे वो दूसरे कंट्रीज़ के लीडर के साथ उनका कनेक्शन होता था, वो लिंक बना के रखते थे, क्योंकि सारे लिंक बना के वो कॉलोनियलिज्म को पूरी तरह से हटाने चाहते थे सब जगह से। जैसे हम एक एग्जांपल देख सकते हैं इंडियन नेशनल आर्मी का, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। इससे पता चलता है कि हमारे जो इंडियन लीडर्स हैं और अदर्स इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल जो कर रहे हैं उनके पास कनेक्शन, उनके साथ कनेक्शन था हमारे लीडर्स का और अदर लीडर्स का जो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ थे, उनका कनेक्शन था एक दूसरे के साथ। बट अब हम देखते हैं कि जैसे ये फॉरेन पॉलिसी थी हमारी, फॉरेन पॉलिसी कैसे, हमने बताया था कि रिफ्लेक्ट करती है डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर से। जैसे कि आपकी फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिया के अंदर के मैटर से तो रिफ्लेक्ट हुई, वैसे ही जैसे जो इंटरनेशनल एरेना में जो चीज़ें हो रही थी उससे भी अफेक्ट हुआ। देन हमने देखा कि जैसे दो ब्लॉक क्रिएट हो गए थे, यूएसए का ब्लॉक क्रिएट हो गया था, यूएसएसआर का ब्लॉक क्रिएट हो गया था, यूएन। और हम इसमें देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें चल रही थी जब इंडिया ने अपनी आज़ादी पाई थी। यूएसए का ब्लॉक क्रिएट हो गया था, यूएसएसआर का ब्लॉक क्रिएट हो गया था, वेपन से न्यूक्लियर वेपन बनने लगे थे। और कम्युनिज्म, चाइना भी इमर्ज होके आ रहा था जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी पे बेस्ड था, और डीकोलोनाइजेशन हो रहा था। अब हम देखते हैं कि नेहरू का रोल क्या रहा फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए। जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल निभाया हमारी फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि वो 1946 से 1964 तक वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे, तो इसलिए उनका बहुत ज़्यादा मेन रोल रहा। उन्होंने इन्फ्लुएंस किया इस टाइम पे जो हमारे फॉरेन पॉलिसी थी। 3 मेजर ऑब्जेक्टिव थे उनकी फॉरेन पॉलिसी में, कि हमें अपनी सोवरेनिटी को मेंटेन करना है, हमें अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, और हमें इकोनॉमिक अपना ग्रोथ करना है। तो जो नेहरू जी ने सोचा कि हम इन पॉलिसी को कैसे अपने इन पॉलिसी को हम फुलफ़िल कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम सिर्फ़ और सिर्फ नैम, मतलब नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की उससे से इन पॉलिसीज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं, और कोई भी मेथड नहीं है जिसकी वजह से हम इन पॉलिसी को फुलफ़िल कर सकें। जैसे कुछ लोग हमारे यहाँ पे चाह रहे थे कि आप अमेरिका के साइड हो जाइए, आप फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका के साइड, अमेरिका वाले ब्लॉक को ज्वाइन कर लीजिए। बट और जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए, और भी पार्टीज़ थी, स्वतंत्र पार्टी हो गई और भारतीय जनसंघ हो गई, ये सब चाह रहे थे कि आप जो है यूएसए के साथ ज्वाइन हो जाइए, यूएसए के ब्लॉक को ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को अब डेमोक्रेसी वाला ब्लॉक है, इसलिए आप उसको ज्वाइन हो जाइए। बट हमारे जो नेहरू जी थे, उन्होंने कोई भी पॉलिसी को ज्वाइन नहीं किया, ना तो यूएसएसआर की पॉलिसी में ज्वाइन किया, ना यूएसएसआर को अपनी पॉलिसी में इंक्लूड किया, ना यूएसए को अपनी पॉलिसी में इंक्लूड किया। उन्होंने सिर्फ अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाई। उन्होंने कहा ना तो हमें यूएसएसआर में जुड़ना है, ना तो हमें यूएसए में जुड़ना है, हम भैया अपना एक अलग ही हैं, ना तो हम यूएसए में ना यूएसएसआर में हैं। इस पॉलिसी को कहा गया, इस फॉरेन पॉलिसी को कहा गया नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। देन अब हमने देखा फॉरेन पॉलिसी जो थी इंडिया की, अब इंडिया ने बना लिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को। इंडिया ने बना लिया कि भैया हम हमारी फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलाइनमेंट है, ना तो हम इस साइड है ना तो उस साइड है। तो इंडिया ने आर्गूमेंट क्या दिया, इंडिया ने कहा कि भैया हमें पीसफुल वर्ल्ड को क्रिएट करना है, हमें एक वर्ल्ड में पूरी शांति लाना है, इसलिए हम अगर किसी के साथ जुड़ेंगे नहीं तो हम यूएन को सपोर्ट कर सकते हैं और अपनी पीस कीपिंग फोर्स प्रोवाइड करने में। क्योंकि अगर हम किसी के साथ जुड़ जाएंगे, अगर चलिए हमने यूएसए के साथ जुड़ गए और यूएसए में अटैक हो गया, तो हम कहे भैया यूएन को दे सकते हैं कुछ, यूएन को काहे को दे देंगे। अगर हम यूएसए में जुड़े हैं, यूएसए के अलाई हैं, तो हम यूएन को अगर दे देंगे तो ये तो हम यूएसए को वो कर रहे हैं ना, चीट कर रहे हैं ना। तो इंडिया ने कहा कि हम नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपने साथ रखेंगे, तो क्योंकि हमें अपने इस वर्ल्ड में, एराना में, इस इंटरनेशनल वर्ल्ड में हमें क्या करना है, पीस का माहौल क्रिएट करना है, इसलिए हम यूएन को सपोर्ट करेंगे पीस को मेंटेन करने के लिए। और इंडिया ने कहा कि हम किसी भी ब्लॉक में जुड़ेंगे नहीं, हम भैया ना तो नाटो में जुड़ेंगे ना तो वार्सो पैक्ट में जुड़ेंगे। जो सोवियत का ब्लॉक था वो वार्सो पैक्ट कहते थे उसको, और यूएसए का जो ब्लॉक था उसको नाटो कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड इंडियन नॉन अलाइनमेंट
इंडिया ने क्या कहा, देखिए इंडिया ने एडवोकेट किया कि हमारे लिए सबसे अच्छी फॉरेन पॉलिसी क्या है, हमें नॉन अलाइनमेंट रहना है, हमें किसी के साथ नहीं जोड़ना। बट ये फॉरेन पॉलिसी इंडिया मेंटेन नहीं कर पाता था। जैसे 1956 में जब ब्रिटेन ने इजिप्ट की जो सुएज कैनाल थी उसको में अटैक करने की कोशिश की, तब इंडिया ने बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ विरोध उठाया कि इसका विरोध बहुत ज़्यादा किया कि अब ब्रिटेन ने एक नई साजिश खोजी है दूसरी कंट्रीज़ को कोलोनियलिज्म करने के लिए। जैसे उन्होंने कहा कि ये अभी नियो कोलोनियलिज्म चल रहा है, अब पूरी तरह से अब ब्रिटेन ने अब दूसरी आइडियोलॉजी खोद ली है। बट वहीं जब 1956 में यूएसएसआर ने हंगरी को ऊपर इन्वेड कर दिया, अटैक कर दिया, तब इंडिया ने कुछ नहीं कहा, इंडिया ने पब्लिकली कुछ नहीं कहा। इसलिए ये कहा जाता है कि इंडिया ये जो फॉरेन पॉलिसी जो उसने अडॉप्ट किए थे नॉन अलाइनमेंट की, वो मेंटेन करने में कभी कभी फेल हो जाता था, वो कभी कभी नहीं सक्सेसफुल हो पाता था, क्योंकि कभी कभी हो जाता है। बट इंडिया ने हमेशा दोनों ही ब्लॉक से एडवांटेज लेने की कोशिश की है। इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपना दी। इंडिया दूसरों को भी कन्विंस करता था कि अदर डेवलपिंग कंट्रीज को भी कन्विंस करता था कि आप अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखिए और नॉन अलाइनमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करिए। एंड उसी टाइम पे जब इंडिया एडवोकेट कर रहा था इस प्रिंसिपल को, उसी टाइम पे पाकिस्तान ने यूएसए लेड अलायंस को ज्वाइन कर लिया। तो हमारा यूएसए के साथ रिलेशन खराब हो गई। यूएसए ने सोचा भैया ये इंडिया बड़ा वो हो रहा है, अपना तो हो ही रहा है, दूसरों को भी भड़का रहा है, इसलिए उसने ये भी कहा कि अब पाकिस्तान जुड़ सकता है तो इंडिया क्यों नहीं जुड़ सकता हमारे साथ। और उसने ये भी था कि हम जो यूएसएसआर का सपोर्ट कर रहे थे, जैसे 1956 में हमने कुछ नहीं कहा था, इसकी वजह से हमारा उसने कहा कि आप ज़्यादा फ्रेंडलीनेस हो रहा है इंडिया यूएसएसआर के साथ, इसलिए हमारा रिलेशन थोड़ा ख़राब हुआ यूएसए के साथ। देन और हमारा कोई भी दूसरी कंट्रीज़ के साथ इंटरेक्शन ही नहीं था, क्योंकि हमने उस टाइम पे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर दिया था। हमें मतलब कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर दिया था, हम अपने यहाँ पे सब कुछ बना रहे थे ना, तो हम इंपोर्ट्स को अलाउ नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हम टैरिफ लगा रहे थे। देन अफ्रो एशियन यूनिटी। अब हम देखते हैं कि इंडिया ने कैसे अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज़ के बीच में यूनिटी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। जैसे नेहरू ने हमेशा एडवोकेट किया कि हमें अपने रीजन में यूनिटी मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि वेस्टर्न अलायंस है, जो वेस्टर्न कंट्री है इतनी ज़्यादा डेवलप है, वैसे हम भी अपने साथ यूनिटी मेंटेन करेंगे एशिया और अफ्रीका की कंट्री, तो हम भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएंगे। नेहरू जी ने हमेशा इसको कहा है। देन जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उसने ट्राई किया कि हम एशिया और अफ्रीका में यूनिटी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। जब एक ये मेथड है, जैसे कि एक कोशिश जो है उसको ये क्या है, 1947 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एशियान रिलेशनशिप कॉन्फ्रेंस, एशियान रिलेशनशिप क्या लिखा है, एशियान रिलेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी मार्च 1947 में। एंड एशियान रिलेशंस कॉन्फ्रेंस मार्च 1947 में ऑर्गेनाइज हुई थी। इसमें क्या कहा गया था, इसमें इंडिया ने एशिया की कंट्रीज़ के बीच में यूनिटी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, क्योंकि अफ्रो एशियन यूनिटी को इंडिया को मेंटेन करना था। और 5 महीने बाद इंडिपेंडेंस के इंडिया ने ये कोशिश करना स्टार्ट कर दिया था। और इंडिया ने हमेशा बात रखी है कि हमें ये कॉलोनियलिज्म को हटाना चाहिए। जैसे कि जब इंडोनेशिया थी, जो एशिया की कंट्री है, उसमें डच का कंट्रोल था, तो इंडिया ने 1949 की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमेशा डिमांड रखी थी कि डच ये जो कॉलोनियलिज्म है हट जाना चाहिए इंडोनेशिया में। इसलिए क्योंकि अब देखिए ये क्या है, इंडिया का कनेक्शन है ना, इंडिया साउथ एशिया की कंट्रीज़ के लिए बोल रही है, खड़ी हो रही है। और वैसे ही जैसे अपार्थाइड जो सिस्टम अफ्रीका में था उसके खिलाफ भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा बोला था, उसको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। तो इंडिया क्या है, ये अफ्रीका और एशिया की कंट्री के बीच में एक लिंक बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि यूनाइट करने की कोशिश कर रही है। और ये जैसे कि हम देख सकते हैं, ये फिर अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस कब हुई, अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस 1955 में हुई इंडोनेशिया में। और इसको बैंडंग सिटी में हुई थी, और इसको बैंडंग कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। और इसमें इंडिया ने जो इंडिपेंडेंट जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके एक यूनिटी की इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, और उनके यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट जो फॉरेन पॉलिसी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी।
पॉलिसी में एक, जैसे नॉन अलाइनमेंट की तो फॉरेन पॉलिसी थी ना इंडिया की, तो एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन ही बना दिया गया। और इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, फर्स्ट समिट हुई थी बेलग्रेड में 1955 से ही नैम बना है। आप ये समझिए 1955 का ही आउटकम है नैम। वो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है उनकी इंडिया की, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है जो कंट्रीज नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो करती हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन है नैम। तो इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, बेलग्रेड में 1961 में। अब हम देखते हैं कि हमारा रिलेशन चाइना के साथ, जैसे हमारी आज़ादी हुई, हमारा रिलेशन जो पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हमारे ऊपर। हमारा 1947 में ही पाकिस्तान से वो हो गया, क्या कहते हैं, वॉर हो गया। बट हमारा जो रिलेशन जो चाइना के साथ था वो शुरू से ख़राब नहीं था, हमारा बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन था। जैसे ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज रिवोल्यूशन हुआ 1949 में, और कम्युनिस्ट चाइना बन गया, तो चाइना की कम्युनिस्ट, ये जो कम्युनिस्ट चाइना था, इसको सबसे ज़्यादा स्वीकार करने वाला पहला देश कौन था, भारत था, इंडिया था। इंडिया ने हमें सबसे पहले ही एक्सेप्ट किया कि हाँ ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को हम एक्सेप्ट कर, चाइनीज़ ये जो कम्युनिस्ट चाइना है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और इंडिया ने हेल्प किया इंटरनेशनल एरेना में उसके रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। इंडिया ने बहुत ज़्यादा फ्रेंडलीनेस मैनर के साथ चाइना से डील किया। बट नेहरू जी वहीं चाइना के बहुत ज़्यादा भक्त थे। वहीं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने चाइना को भाप लिया। उन्होंने कहा कि चाइना हमें फ्यूचर में अटैक कर सकता है। बट नेहरू जी ने कहा भैया ये तो एक्सीडिंगली अनलाइकिंग है, ये तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी बाउंड्रीज में जो चाइना बॉर्डर लगता था वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स लगाई थी, ना आर्मी लगाई थी। ये आर्मी नहीं होते हैं, ये पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं। आर्मी इनसे ज़्यादा अपग्रेड होती है, उसमें अपग्रेडेशन होता है, और पैरामिलिट्री फोर्स कम लो रैंक की होती हैं आर्मी से। देन फिर पंचशील समझौता हमने जिसमें 5 प्रिंसिपल थे पीसफुल को एग्जिस्टेंस के, हमने साइन किया 29 अप्रैल 1954 को इंडिया ने चाइना के साथ। और चाइना के कौन से लीडर थे, जाओ इलाई, प्रीमियर जाओ इलाई। ये एक स्टेप था इंडिया के और चाइना के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के, रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और इंडिया और चाइना में विजिट भी किया, इंडिया के लीडर्स ने चाइना में विजिट किया और चाइना के लीडर ने इंडिया में विजिट किया अपने रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर द चाइनीज इन्वेजन 1962। अब हम देखते हैं कि दो डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप ख़राब हुए। 1950 में जब चाइना ने बफर जो कंट्री था तिब्बत, उसको एनेक्स कर लिया, उस पर कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से इंडिया और चाइना का बॉर्डर डायरेक्टली शेयर होने लगा। पहले तो तिब्बत बफर स्टॉक था ना, और जब गवर्नमेंट जब ये अनेक्स कर लिया तिब्बत को, तो चाइना के खिलाफ इंडिया बोल नहीं सकता था ज़्यादा, क्योंकि हमें एक दूसरे की सॉवर्निटी को रिस्पेक्ट करना है एंड इंटरनल जो डिसीजन है उसमें इंटरफेयर नहीं करना है, और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है दोनों कंट्रीज़ को। तो चाइना ये हमारे किस में था, पंचशील समझौता में था। तो हम ज़्यादा बोल नहीं पाए, इसलिए हमने ऐसा पे करे चलो आपने एनेक्स कर लिया तो कर लिया। फिर 1956 में जब झाऊ इलाई हमारे इंडिया में विजिट करने के लिए आए, उन्हीं के साथ दलाई लामा भी हैं। दलाई लामा एक स्पिरिचुअल लीडर थे तिब्बत के, वो बहुत ज़्यादा हेड टाइप में थे। उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन में रख रहे हैं हमको ये चाइनीज वाले। तब नेहरू जी ने बात किया प्रीमियर झाऊ इलाई से, तो उन्होंने कहा भैया हम इसको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी देंगे, आप चिंता मत करो, आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। फिर हम देखेंगे 1958 में बहुत ज़्यादा अपराइजिंग होने लगी, जो तिब्बत पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा डराया धमकाया जा रहा, मारा पीटा जा रहा था, उनके कल्चर को बस सप्रेस किया जा रहा था। उन्होंने अपराइजिंग स्टार्ट कर दिया और बहुत ज़्यादा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। फिर 1959 में जो दलाई लामा थे उन्होंने इंडिया से असाइलम मांगा, शरण मांगा कि आप हमें रख लो। इंडिया ने असाइलम दे दिया, क्योंकि हमें ह्यूमैनिटी भी तो देखना है ना। हम सिर्फ एक अपना रिलेशनशिप को दाव में रिलेशनशिप को देखने के लिए हम किसी ह्यूमैनिटी को तो खतरे में नहीं डाल सकते ना। इसलिए चाइना ने हमें एक एलिगेशन लगाया कि आप तो भैया पंचशील समझौता को तोड़ रहे हैं, आप तो एंटी नेशनल एंटी चाइनीज एक्टिविटी जो करा रहे हैं अपने यहाँ पे। और फिर हमारा दूसरा रीज़न क्या था इंडिया से हमारा वो चाइना से रिलेशनशिप को ख़राब होने का? दूसरा रीज़न ये था कि इंडिया ने जो
चाइना उस टाइम पे 2 हमारे बॉर्डर पे क्लेम करने लगा। जो हमारी बाउंड्री थी, चाइना कहने लगा हम कुछ नहीं मानेंगे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बना के गई हम उसकी कोई बात नहीं मान रहे हैं। क्योंकि जब इंडिया की आज़ादी हुई तब पूरे बॉर्डर सेट कर दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो चाइना ने कहा हम किसी ये जो कॉलोनियल डिसीजन है हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं। चाइना ने कहा कि ये जो अक्साई चीन है जो लद्दाख में है वो हमारा पार्ट है, और जो ये नेफा है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी जो अभी अरुणाचल प्रदेश जिसे कहते हैं वो भी हमारा पार्ट है। देन फिर बिटवीन 1957 से 1959 के बीच में चाइना ने यहाँ पे अक्साई चीन में बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकल रोड बनाना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो कभी भी वहाँ पे इंडिया में अटैक कर पाए स्ट्रैटेजिक तरीके से। दैन बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, बट डिस्कशन से कुछ भी रिजॉल्व नहीं हुआ। और फिर एक आ गया वो समय जब अब आप दूसरी बुक में देखोगे कि जैसे 1961 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो रही थी, इसमें जैसे हमने बताया कोल्ड वार चल रहा था। कोल्ड वार इस मौके में हॉट वार कन्वर्ट हो सकता था, इसलिए सब लोग जो थे सब लोगों की निगाहें वहीं पे थी, बट चाइना की निगाहें इंडिया में थी। चाइना ने सोचा कि भाई ये यही टाइम है, चलो अटैक कर देते हैं। उसने अटैक कर दिया पहला अक्टूबर 1962 में। फर्स्ट इन्वेजन फर्स्ट अटैक 1 वीक तक उसका चला। उसने पहले अटैक कहाँ पे किया, अरुणाचल प्रदेश में। सेकेंड अटैक उसने अगले मंथ में किया, जैसे अक्टूबर में किया था, नवंबर में अटैक किया उसने लद्दाख वाले रीजन में, जैसे अक्साई चीन में। वहाँ पे तो चाइनीज फोर्स ने वो सॉरी इंडियन जो फोर्स थी, मिलिट्री फोर्स थी, उसने काउंटर कर दिया चाइनीज की फोर्स को और भगा दिया। चाइनीज को फोर्स तो वहीं तक रोक लिया, बट जो हमारी नेपाल वाला पार्ट था, अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट था, वहाँ पे चाइना ने बहुत ज़्यादा हमारा डिस्ट्रक्शन किया। वो असम रीजन तक पहुँच गया था, असम के प्लेन तक पहुँच गया था, और उसने दिखा दिया था कि आप हमसे कम हो, हम आपसे ज़्यादा हैं। तो हमारा जो अक्साई चीन वाला पार्ट था वहाँ पे तो हमारी जो मिलिट्री ने चाइना को रोक लिया था, बट हमारा जो नेपाल वाला पार्ट था वहाँ पे हमारा जो मिलिट्री ने कुछ नहीं कर पाया। तो कुछ नहीं कर पाई। देन फाइनल चाइना ने जब असम प्लेन तक आ गया तो यूनिलेटरल सीज फायर कर दिया, कहते चलो बस हमने दिखा दिया तुम वीक हो, हम स्ट्रांग है, तो और चले गए फिर अपने यहाँ पे। देन चाइना के इस जो हमारे अटैक करने की वजह से हमारी इमेज जो घर में तो ख़राब ही हुई, वैसे ही अब्रॉड में भी हमारी इमेज बहुत ख़राब है, क्योंकि हमें अमेरिकन और ब्रिटिश आर्मी की ज़रूरत पड़ी इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। तो हमारी ये इमेज गिर गई। जिनसे हमने आज़ादी पाई उन्हीं से हम बताइए अब मांगने जा रहे हैं क्या, मिलिट्री फोर्स। फिर सोवियत यूनियन इस टाइम में न्यूट्रल रहा, क्योंकि सोवियत जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी चाइना में फॉलो होती है और सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी क्या थी, कम्युनिज्म में थी। तो उसने किसी की तरफ बोला नहीं, ना तो उसने चाइना की तरफ बोला, ना तो हमारी तरफ इंडिया की तरफ बोला। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई, नेशनल ह्यूमिलिएशन। लेकिन हमारे ऊपर हमारे जो लीडर थे उनके अंदर एक नेशनलिज्म की भावना भी है कि आप चाइना को धूल चटाना है, देन और अपने आप को स्ट्रांग करना है। और इसकी वजह से जो वी कृष्ण मेनन जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने भी रिजाइन करना पड़ा उनको, और नेहरू ने भी अपने स्टेटस को बहुत ज़्यादा सफ़र किया, और नेहरू को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। और क्योंकि उसने मिलिट्री को प्रिपेयर्डनेस नहीं दिखाई ना, वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे मिलिट्री लगाई नहीं आपने। आपने इतना भरोसा किया कि चाइनीज़ अटैक ही नहीं कर सकते, तो ये गलत है ना। तो इसलिए इनकी इमेज इंटरनेशनल एरा में तो ख़राब हुई, और अंदर हमारे इंडिया के अंदर भी इनकी इमेज ख़राब हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन भी गवर्नमेंट के खिलाफ पारित किया गया पार्लियामेंट में। देन इसमें डिबेट भी, और फिर डिबेट भी हुआ लोकसभा में इसके बारे में। और फिर कांग्रेस ने जो बाई इलेक्शन उस टाइम पे हो रहे थे, उनको जो बाई इलेक्शन थे उनमें भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, और पूरी तरह से हमारा पॉलिटिकल कंडीशन पूरी तरह से चेंज हो गया। साइनो जो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट ये सिर्फ जो नेहरू की इमेज में खतरा नहीं डाला, उसने अपोजिशन पार्टी को भी अफेक्ट किया। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, सीपीआई थी, सीपीआई में भी 2 ग्रुप्स थे, एक यूएसएसआर की जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते, एक चाइना की कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते। जब हमारे ऊपर चाइना ने अटैक किया, हमने बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगाने के स्टार्ट किया, हमने चाइना से पूरा रिलेशन ही तोड़ दिया, जिसकी वजह से एक ग्रुप उससे निकल के आया कम्युनिस्ट पार्टी से, उसको क्या कहते हैं, सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म। इसने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ अटैक करने लगा, और ये इसने कहा चाइना ही सही है, चाइना ही सही है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने इनके लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो चाइनीज वॉर ने हमारे नेहरू की इमेज को तो ख़राब किया, गवर्नमेंट की इमेज को तो ख़राब किया, और अपोजिशन के भी तोड़ा। दैन चाइना के ये जो अटैक की वजह से हमें एक ख्याल आया कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, उसमें कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। इसलिए जो था ये जो आइसोलेटेड रीजन बहुत ज़्यादा है और एक्सट्रीमली अनडेवलप्ड है।
अंडर डेवलप्ड है। देन इसलिए हमने तुरंत ही जो नागालैंड है, नागालैंड को स्टेट बना दिया, मणि त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरी ग्रांट कर दिया और उनको अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करने की आज़ादी दे दी ताकि डेवलपमेंट हो पाए वहाँ पे भी। और अब हम देखते हैं कि जैसे चाइना और इंडिया का रिलेशन को ठीक करने के में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। 1976 में पूरी तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे फर्स्ट लीडर थे, उन्होंने विजिट किया था चाइना को 1979 में। उस टाइम पे ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, मतलब फॉरेन मिनिस्टर थे। फिर बाद में राजीव गांधी ने जो फर्स्ट पीएम थे नेहरू के बाद, उन्होंने चाइना को विजिट किया। और जो अब हमारा मेन फोकस क्या है, हम ट्रेड का रिलेशन ही सिर्फ चाइना के साथ रखते हैं। देन अब हम देखते हैं कि तिब्बत को कैसे चाइना ने अटैक किया था। जो प्लेट्यू रीजन है सेंट्रल एशिया को, उसे तिब्बत कहते हैं। ये सबसे मेन टेंशन रहा इंडिया और ये तिब्बत जो है मेन कारण है इंडिया के और चाइना के रिलेशनशिप को खराब करने के लिए। और चाइना ने क्लेम किया है कि वो तिब्बत हमारी बाउंड्री है, इसलिए चाइना ने 1950 में तिब्बत के ऊपर पूरे तरह से कंट्रोल कर लिया। तिब्बतन पॉपुलेशन ने इसको अपोज किया, बट चाइना ने कहा ये हमारा पार्ट है। पंचशील समझौता हमने साइन किया था, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि हमें रिस्पेक्ट करना था सोवर्निटी को, एक दूसरे की, और इंटीग्रिटी को। और इसलिए जब चाइना के क्लेम को हमने एक्सेप्ट कर लिया। तिब्बतन जब स्पिरिचुअल लीडर जाओ इलाई के साथ 1956 में आए, उन्होंने बताया कि हमारी कंडीशन जो तिब्बतन की है बहुत ज़्यादा ख़राब है चाइना में। फिर इंडिया ने कहा कि चाइना के लीडर्स को, जवाहरलाल नेहरू ने कहा उनसे कि आप इनको क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम भैया आप चिंता मत करिए, हम इनको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे, हम कुछ भी सप्रेस नहीं करेंगे। फिर 1958 में इतना ज़्यादा सप्रेशन होने लगा, चाइना ने तिब्बतन पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट तिब्बतन पॉपुलेशन करने लगे, अपराइजिंग करने लगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा। इसलिए 1959 में दलाई लामा ने क्रॉस कर लिया, इंडिया बाउंड्री में आ गए। उन्होंने कहा हमें यहाँ पर शरण दे दिए, इसलिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में हमने उनको शरण दे दिया। और उन्होंने अपना घर कहाँ पे बना लिया, धर्मशाला में बना। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट कहाँ पे उस टाइम पे हुए थे, दिल्ली में हुए थे। और इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में। दलाई लामा ने अपने घर कहाँ बना लिया, और धर्मशाला में बना लिया। और जो 1950 में और 1960 में जो अदर पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने भी इस डिसीजन को सपोर्ट किया। असाइलम वाला जो हमने असाइलम दिया था, इंडिया ने जो दलाई लामा को असाइलम दिया था उसको भी सपोर्ट किया, जैसे सोशलिस्ट पार्टी हो गई एंड भारतीय जनसंघ हो गई, इन्होंने सपोर्ट किया था। बट अब हम तिब्बतन को देखते हैं कि जो तिब्बत चाइना इसको बहुत ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट समझता है। तिब्बतन पॉपुलेशन इस क्लेम को बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं। उन्होंने कहा कि अब जो चाइनीज सेटलर को यहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट डाल रही है तिब्बतन रीजन में, ताकि वो पूरी तरह से हमारे कल्चर को ख़त्म कर सके। चाइनीज वाला हमने पार्ट को ख़त्म कर लिया है। अब हम देखते हैं वार एंड पीस विद पाकिस्तान। अब जो ये पाकिस्तान का जो हमारा रीजन था, पाकिस्तान से लड़ाई थी, वो हमारी स्टार्टिंग से ही शुरू हो गई थी। किस बेसिस पे, कश्मीर के बेसिस। अब ये तो हम पढ़ चुके हैं रीजनल एस्पिरेशन वाले चैप्टर में, कि उस टाइम पे जैसे ये जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान बना ही कैसे था, मेजोरिटी के बेसिस, जहाँ पे जिस जगह पे मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम हो गई वो पाकिस्तान का एरिया हो जाएगा। बट कश्मीर जो था वहाँ पे मेजोरिटी तो थी पाकिस्तान की, बट वो एरिया अपने आप में इंडिपेंडेंट बन गया था, इसलिए वो हमेशा एक अटैक करने की कोशिश में रहता था। इसलिए अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था कश्मीर में, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्राइबल भेजने लगे थे कि ताकि वो ऑक्युपाइड कर लें इस रीजन को और पाकिस्तान के अंडर में वो एरिया आ जाए। इसलिए जो उस टाइम पे जो मोनार्क थे वहाँ पे, उन्होंने जो महाराजा हरी सिंह थे, उन्होंने इंडिया की हेल्प मांगी और इंडिया ने बहुत ज़्यादा अटैक किया। और कुछ ही दिनों में इंडियन जो ये ट्राइबल थे, कुछ ही दिनों में ये जो मिलिट्री फोर्स थी पाकिस्तान के, उसको पूरी तरह से हरा दिया। और बट ये वॉर प्रॉक्सी वॉर रहा, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा वॉर नहीं हुआ, छोटे ही हुआ, ज़्यादा फैला ही नहीं वॉर कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देन फिर क्या हुआ, रिपोर्ट टू यूएन। फिर इस मैटर को यूएन में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारा एक पार्ट जो है कश्मीर का पाकिस्तान के पास जाएगा। नहीं उस टाइम पे अगर यूएन में नहीं जाता तो हम खदेड़ के पाकिस्तान को भगा देते। देन कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, अब कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ हमारा पाकिस्तान के और इंडिया के बीच में। एक मेन रीजन था कश्मीर जिस कॉन्फ्लिक्ट का कारण था। बट इसकी ये जो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारा कॉपरेशन नहीं रुका। दोनों गवर्नमेंट ने हमेशा ट्राई किया है जो वुमेन को अटैक कर लिया जाता था। जैसे हमने देखा था माइनॉरिटी सेक्शन जब भाग रही थी, जब वुमेन्स को अपने माइनॉरिटी में जो वुमेन्स थी वो अपने एरिया, जैसे पाकिस्तान में हिंदू वुमेन्स जो माइनॉरिटी में थे, जब वो
इंडिया में आ रही थी भागकर, तब उनको बीच में ही अटैक कर लिया जाता था और अपने उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था। इसलिए दोनों साइड में ऐसा चीज़ें हो रही थी, इसलिए दोनों गवर्नमेंट ने हेल्प किया उन महिलाओं को वहाँ पे भेजने के लिए जहाँ से वो बिलोंग करती हैं, और इसलिए ट्राई किया, इसमें कोई भी अड़चन नहीं आई इतना कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी। और सेकंड ये था कि इंडस वाटर ट्रीटी भी जो एग्रीमेंट हुआ था 1960 में, वर्ल्ड बैंक ने कराया था ये एग्रीमेंट पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में। इसमें 5 मेन टाइप की रिवर थी जो इंडस की ट्रिब्यूटरी थी। झेलम, चेनाब, सतलुज, रावी, ब्यास। जो झेलम और चेनाब था, इसमें डिसाइड किया गया था 80% वाटर जो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% वाटर इंडिया यूज करेगा, और जो रावी, ब्यास, सतलुज का वाटर 80% इंडिया यूज करेगा एंड 20% वाटर पाकिस्तान यूज करेगा, इसमें डिसाइड किया गया था। और इस ट्रीटी को इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी रोका नहीं गया है। तो ये बताया गया कि कॉपरेशन मेंटेन रहा चाहे जितना भी डिस्प्यूट रहा हो। फिर 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तब लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर बने तब उस टाइम पे भी पाकिस्तान ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया इंडिया में। अप्रैल 1965 में उसने जम्मू कश्मीर से अटैक किया, अगस्त के मंथ में, 10 सितंबर के मंथ में उसने सॉरी 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 ये पहले उसने शुरुआत में कहाँ से अटैक किया, पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ ऑफ जो गुजरात का एक एरिया रन ऑफ कच्छ में, वहाँ पे अटैक किया। ये कब तक चला? फिर उसने कहाँ पे अटैक किया, जम्मू कश्मीर में अटैक किया। पहले तो उसने कहाँ तक पहले तो क्या कहते हैं, रन ऑफ कच्छ एरिया जो गुजरात का है वहाँ पे अटैक किया, फिर जम्मू कश्मीर में अटैक किया। ये कब तक चला? अगस्त से सितंबर तक चला ये वॉर। देन पाकिस्तान रूलर्स सोच रहे थे कि जो कश्मीर में हम अटैक करेंगे इसकी वजह से कश्मीरी पॉपुलेशन हमारा साथ दे देंगी क्योंकि वो मुस्लिम है, इस बट कश्मीरी पॉपुलेशन ने उसका साथ नहीं दिया। इसलिए हमने इनको काउंटर करने के लिए कहाँ से अटैक किया, हमने पंजाब से अटैक किया। और पंजाब से जब हमने अटैक किए तो हमारी जो मिलिट्री लाहौर तक पहुंच गई। फिर यहाँ पे यूएन ने इंटरवेन किया, और फिर यूएन ने इंटरवेन किया जिसकी वजह से फिर 1966 में हमारा हमने, क्योंकि हम एक प्रिंसिपल समझ के आए हैं कि अगर हमारा कोई भी वॉर होता है तो हम आर्बिट्रेशन के साथ सॉल्व करें। यूएन ने जो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, इसके ब्रोकर कौन थे? यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। जनवरी 1966 में ये एग्रीमेंट हुआ कि इस वॉर को एंड करने के लिए। और इसमें कौन कौन से लीडर थे? हमारे लीडर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और वहाँ के पाकिस्तान के कौन थे? जनरल अयूब खान। फिर और इस वार की वजह से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन हमारी ख़राब हो गई, इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी ख़राब हो गई। फिर अब हम पढ़ते हैं कि बांग्लादेश वॉर कब हुआ। 1971 में बांग्लादेश वॉर कैसे हुआ? जब 1970 स्टार्ट हुई, पाकिस्तान में कभी भी इलेक्शन नहीं हुए थे डेमोक्रेटिक रूप से। फिर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटरनल क्राइसिस आ गई, जैसे कि इलेक्शन हुआ 1970 में, होने के बाद ऐसा हुआ कि जो वेस्ट पाकिस्तान था वहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी जीत गई, और ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान जो अवामी लीग थी वो पार्टी जीत गई। अब जो ये वेस्ट पाकिस्तान के जो लीडर थे उन्होंने कहा भैया हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, ये जीत ही नहीं सकती है। बट ये जीती थी, क्यों जीती थी? क्योंकि ये जो वेस्ट पाकिस्तान के लीडर थे वो पूरे कल्चर को सप्रेस कर रहे थे, वहाँ पे उर्दू भाषा को थोप रहे थे कि आपको उर्दू ही बोलना है, आपको बंगाली जैसे नहीं बोलना है, बांग्ला नहीं बोलना है, आपको बंगाली पॉपुलेशन से कहा कि आपको बांग्ला नहीं बोलना, आपको उर्दू बोलना है आपको। और यहाँ के जो लोगों को वो सेकंड सिटीजन की तरह ट्रीट करते थे, और वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को फर्स्ट सिटीजन की तरह ट्रीट करते थे। इसलिए उन्होंने अपने लीडर को चूज़ किया, जैसे मुजीबुर रहमान उनके लीडर थे इसलिए उन्होंने उनको चूज़ किया। बट वेस्ट पाकिस्तान के जो थे उन्होंने एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया, कहा ये सच ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए डिमांड रखी जाने लगी भैया हमें नहीं, आप हमें फेडरेशन नहीं कर दो, हमें एक स्टेट की तरह बना दो। उसने कहा हम कोई पावर नहीं देंगे, बस चुपचाप बैठे रहो। इसलिए जो याया खान, अभी आप पढ़ेंगे दूसरी बुक में, जनरल याया खान थे उस टाइम पे, उन्होंने ही इलेक्शन कराए थे क्योंकि पॉपुलेशन बहुत चाह रही थी कि हमें मिलिट्री के रूल में नहीं रहना है, अब हमें इलेक्शन कराना है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सप्रेस किया, और ये जो मुजीबुर रहमान थे उनको जेल में डाल दिया, जिसकी वजह से और रेन ऑफ टेरर स्टार्ट कर दिया, मतलब मारा पीटा जाना स्टार्ट कर दिया। 1971 में ये सब चल रहा था। शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर मिलिट्री पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत ज़्यादा अटैक किया और रेन ऑफ टेरर स्टार्ट कर दिया ईस्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसके रिस्पॉन्स में पीपल ने स्ट्रगल कर दिया कि भैया हमें अलग करो, हमें नहीं रहना है ईस्ट, हमें नहीं पाकिस्तान के साथ रहना, हमें अपना देश चाहिए बांग्लादेश, हमें पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराना है। फिर 1971 में जो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा था, क्योंकि ये जो पाकिस्तान है जो मार पीट रहे थे बांग्लादेशीज को, वो हमारे यहाँ बाउंड्रीज में आ रहे थे। 80 लाख रिफ्यूजीज हमारे यहाँ पे आ गए थे, इसलिए हमने उनको मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। और
इंडिया ने मोरल और मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड करना बांग्लादेश को स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि भैया इंडिया कॉन्स्पिरेंसी रख रहा है हम लोग को तोड़ने के लिए। फिर पाकिस्तान ने सपोर्ट किससे लिया? यूएसए और चाइना ने। यूएस चाइना में बहुत ज़्यादा रिलेशन अच्छे हो गए थे। पहले तो चाइना ने किसी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रखे थे, फिर चाइना ने सोचा कि भैया हमें अपने आप को डेवलपमेंट करना है तो हमें यूएसए के साथ अपना रिलेशन अच्छा करना ही होगा। देन हम देखते हैं कि जो हेनरी किसिंगर जो एडवाइज़र थे यूएसए प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन थे, उन्होंने सीक्रेट विजिट भी कराई थी चाइना में। पाकिस्तान के थ्रू चाइना के लीडर से इनकी इंटरेक्शन भी कराया था 1971 में। इसके काउंटर में यूएस, पाकिस्तान और एक चाइना का एक ब्लॉक बन गया था कि भैया अब इंडिया को हमें बहुत अटैक करना है, हम साथ में हैं तीनों। इसकी वजह से इंडिया ने एक 20 ईयर ट्रीटी भी साइन की थी, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी इसे कहते हैं, सोवियत यूनियन के साथ। कब? अगस्त 1971 में। इस ट्रीटी से ऐसे हुआ कि सोवियत अगर कोई भी अटैक करेगा इंडिया में तो सोवियत उसको मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो सोवियत जो है उसको हेल्प करेगा इंडिया को अगर किसी ने भी अटैक किया। दैन फुल स्केल वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्टार्ट हो गया। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने एयरक्राफ्ट से पंजाब और राजस्थान में बॉम्ब गिराना स्टार्ट कर दिया। देन बॉम्ब गिराने के साथ साथ उसने जम्मू कश्मीर में भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमने अपने तीनों फोर्स का यूज किया, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी का, और दोनों तरफ से टैकल करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे तो वेस्ट वाले रीजन में उसने जब जो पंजाब और राजस्थान में अटैक किया था वहाँ पे भी टैकल करना स्टार्ट, और जम्मू कश्मीर में भी टैकल करना स्टार्ट कर दिया। और फिर हम ढाका बांग्लादेश में चले गए। बांग्लादेश की आर्मी ने हमको बांग्लादेश के जो नॉर्मल पीपल थे उन्होंने हमको सपोर्ट किया, क्योंकि वो क्या चाह रहे थे, हम तो उनको आज़ादी कराने आए थे ना, तो वो भी आज़ाद होना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने हमें सपोर्ट किया। इसलिए जो ढाका को उन्होंने ढाका को पूरा घेर लिया। हमारी इंडियन पॉपुलेशन वो इंडियन मिलिट्री ने पूरी तरह से ढाका को पूरी तरह से घेर लिया, और जो 90,000 जो सैनिक थे किनके? पाकिस्तान के, उन्होंने घुटने टेक दिए हमारे सामने कि भैया हमें माफ़ कर दो, हम जा रहे हैं, हाँ आज़ाद करा लो आप। तो घुटने बताइए टेक दिए। इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारे इंडिया का रौब है, रौब। ठीक है, 90,000 जो ने सरेंडर कर दिया। फिर इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया भैया हम देखिए यूनिलेटर सीज फायर हुआ ना, क्योंकि टाइम हमेशा सबका आता है ना, मीन्स टू कि जैसे कि उस टाइम पे जब चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया था उसने सीज फायर किया था। अब इंडिया ने अपने आप को सुधारा और अटैक किया, उसने भी यूनिलेटरल सीज फायर किया कि भैया चलो छोड़ दिया तुमको, जैसे चाइना ने हमको छोड़ दिया हमको, और उसने इंडिया ने कहा हमने छोड़ दिया तुमको। तो ये होता है कि इतनी मेहनत करो आप कि जिसने आपको झुकाया उसको आप झुका दो। सही बात है ना। देन चलिए स्टार्ट करते हैं कि फिर इस वार को शिमला एग्रीमेंट के साथ हमने रोका। जैसे इसमें कौन थी? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन किया 3 जुलाई 1972 को। फिर पीस रिटर्न हो गई। देन ये विक्ट्री की वजह से हमारी बहुत ज़्यादा इमेज अच्छी हुई, और इंटरनेशनल एरेना में भी बहुत अच्छी इमेज हुई, और हमारे यहाँ पे भी बहुत अच्छी इमेज हुई इनसाइड द इंडिया। देन क्लियर साइन था कि ये तो क्लियर साइन है ना कि इंडिया की जो मिलिट्री पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इसी की वजह से 1971 में जो स्टेट इलेक्शन हुए थे उसमें बहुत ज़्यादा जीत का सामना जीत हुई। सामना क्या, जीत बहुत ही अच्छा हुआ कांग्रेस गवर्नमेंट की वजह, कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए, कि उसको बहुत ज़्यादा इलेक्शन जीत गई वो कांग्रेस गवर्नमेंट स्टेट्स में। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्स थे, इसलिए इंडिया ने अपनी जो ये डेवलपमेंट के प्लानिंग करके डेवलपमेंट करती थी उसने इंडिया ने उसको रोक दिया, और अपने मिलिट्री डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया ने 5 ईयर प्लान को रोक दिया, और पूरा रिसोर्स कहाँ पे? डिफेंस सेक्टर में कर दिया। देन इंडिया ने 19 नवंबर 1962 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन क्रिएट किया। फिर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई नवंबर 1966 में क्रिएट किया। इसकी वजह से हमारे जो थर्ड प्लान को अफेक्ट हुआ, और हमने एनुअल प्लान में शिफ्ट हो गए। फिर फोर्थ प्लान कब से इनिशिएट हुआ? 1969 से, और इंडिया ने अपना एक्सपेंडिचर किस में स्टार्ट कर दिया? बहुत ज़्यादा वॉर को टैकल करने के लिए। फिर इंडिया की अब हम न्यूक्लियर पॉलिसी देखते हैं कि इंडिया ने न्यूक्लियर पॉलिसी में क्या सपोर्ट है। पहली बार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इंडिया ने कब किया था? मई 1974 में पोखरण राजस्थान में। देन नेहरू ने हमेशा फेथ रखा है कि हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलप में कर रहे हैं तभी आप एक मॉडर्न इंडिया बना सकते हैं। दैन हमने इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान में हमेशा नेहरू जी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान में जो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया है, किसके हेल्प से? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा
होमी जहांगीर भाभा जी की हेल्प से, बट ये पीसफुल मेजर था। बट नेहरू जी ने हमेशा दूसरों को रोका है कि आप भैया मिलिट्रिकल यूज के लिए कभी भी आप न्यूक्लियर वेपन का मत यूज कीजिए। इंडिया ने हमेशा दूसरों से कहा है कि आप ये जो आपने न्यूक्लियर वेपन बना के रखे हैं इनको आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, बट इन्हें किसी ने भी इनकी बात नहीं मानी। जब कम्युनिस्ट चाइना ने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट कर दिया कि अब न्यूक्लियर वेपन भी आ गया है चाइनीज़ के पास अक्टूबर 1964 में। अब 5 पावर बन गई थी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन थे, यूके, यूएसएसआर और यूएस, फ्रांस एंड चाइना। ताइवान देन रिप्रेजेंटेड चाइना, ताइवान भी रिप्रेजेंटेड करता था चाइना को। देन 5 परमानेंट, ताइवान देन रिप्रेजेंटेड चाइना। ताइवान उस टाइम पे चाइना को ही रिप्रेजेंट करता था, ताइवान भी चाइना ही के पार्ट था समझिए। देन 5 जो नॉन परमानेंट 5 परमानेंट मेंबर थे ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने, इन्होंने सोचा कि भैया आप चलो एनपीटी लगा देते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 1968 में ये ट्रीटी है। इन्होंने कहा कि अगर आप कोई भी न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट नहीं करेगा और हम उनको अलाउंस देंगे, तो इंडिया ने कहा भैया हम इस नॉन डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी को हम क्यों साइन करें। आप तो भैया अपना बन गए न्यूक्लियर आपके पास तो न्यूक्लियर वेपन आ गया, तो आप दूसरों को अब रोक रहे हैं, तो हम नहीं साइन करेंगे ये। और जब ये 1995 से पूरे बढ़ाई देंगे कि अब ये कभी भी, पहले 1995 तक था कि आप 1995 तक कोई भी टेस्ट नहीं करेगा, फिर ये इंडेफिनिट कर दिया कोई भी टेस्ट नहीं करेगा। दैन जब न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया गया डोमेस्टिक पॉलिसी में, फिर इंडिया ने भी टेस्ट किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो चाइनीज़ ने टेस्ट कर लिए थे, क्योंकि हमें हमेशा खतरा था कि चाइनीज हमारे ऊपर अटैक कर सकता है अगेन। देन जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर पॉलिसी को न्यूक्लियर टेस्ट स्टार्ट किया, तब उस टाइम पे अरब इजराइल वॉर चल रहा था 1973 में, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई थी और इकोनॉमिक टर्मोइल भी था इंडिया में, हाई इन्फ्लेशन भी था। दैन अब हम देखते हैं कि डिफरेंस, फिर हमने टेस्ट तो कर लिया ना पहले हमने क्या कहा, ये जो टेस्ट था हमारा पीसफुल पर्पज़ के लिए था, हमारा कोई भी मिलिट्रिकल पर्पज़ के लिए नहीं था कि हमने मिलिट्री के लिए आपने न्यूक्लियर वेपन बना डाले हैं। हमने पीसफुल पर्पज़ के लिए पहली बार जो बनाया न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था वो हमारा पीसफुल पर्पज़ के लिए था। देन हम देखते हैं कि चाहे जितने भी डिफरेंस है जो पॉलिटिकल पार्टीज में, एक्सटर्नल रिलेशन हमारे इंडियन पॉलिटिक्स जनरली ब्रॉड एग्रीमेंट रहा है पार्टीज के बीच में कि हमें कैसे अपने नेशनल इंटीग्रेशन को प्रोटेक्ट करना है और इंटरनेशनल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना है। इसमें सभी पार्टी के बीच में यूनिटी आई है, चाहे जो भी पार्टी हो, सबने एक्सेप्ट किया कि हमें अपने नेशनल बॉर्डर को इंटरनेशनल बॉर्डर को प्रोटेक्ट करके रखना है। देन अब ये तो हो गया, फिर अब एक हमारे 2 ये बस बचे हैं, लास्ट है ठीक। चलिए, इंडिया ने हमेशा अपोज किया है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़, ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो आपने लगाई है कि सिर्फ आप डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है जिसकी वजह से आप दूसरों को रोक रहे हैं न्यूक्लियर स्टेट बनने के लिए, और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और CTBT ट्रीटी को भी, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को भी इंडिया ने अपोज किया। फिर इंडिया ने कंडक्ट किया है न्यूक्लियर टेस्ट मई 1998 में, सेकेंड। अभी इंडिया ने कहा कि भैया अब हमारे ये मिलिट्री पर्पज़ के लिए है। इसी को देखते ही पाकिस्तान ने भी तुरंत कर दिया, पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर न्यूक्लियर स्टेट बनना स्टार्ट कर दिया। और इसको मोरल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा था? चाइना वेपन दे रहा था, बेच रहा था, बट हम अपना खुद बन रहे थे। हमने अपना खुद न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया और पाकिस्तान को चाइना ने सपोर्ट किया न्यूक्लियर स्टेट बनने के लिए। जब ये दोनों लोग न्यूक्लियर स्टेट बन गए, इनके ऊपर थोड़ा कुछ सैंक्शन भी लगाए ताकि ये दूसरे को अटैक ना करते हैं, तो पूरा वर्ल्ड वॉर में पूरा एंड हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। क्योंकि हम जापान का केस देख सकते हैं, हिरोशिमा नागासाकी में अभी भी बच्चे हैंडीकैप्ड होते हैं। देन हम देखते हैं कि बहुत ही इंडिया एंड पाकिस्तान में हुआ सैंक्शन लगाने के यूज़ किए गए, बट इंडिया ने कहा कि हम मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ तो कर रहे हैं, बट हम नो फर्स्ट यूज, कभी भी अपनी तरफ से यूज़ नहीं, कभी अपनी तरफ से यूज़ नहीं करेंगे। अगर कोई हमारे ऊपर करेगा देन हम अटैक करेंगे। फिर हम देखते हैं कि जैसे जनता पार्टी पावर में आई, उसने पूरी तरह से अपने फॉरेन रिलेशन चेंज कर दिया। देन जो नॉन अलाइनमेंट था उसको थोड़ा दूर रखा, क्योंकि हमने अपना फॉरेन रिलेशन में ज़्यादा महत्वता किसको देना स्टार्ट कर दिया? यूएसए को, और चाइना के साथ अपने रिलेशन को सुधारना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से क्रिटिसिज्म भी हुआ। जो ये 1990 के बाद में हमने इतना ज़्यादा यूएसए के साथ अलायंस बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पॉवर्टी, जिसको हमारे यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज ने मार्केट को रीच करना स्टार्ट कर दिया था, डेवलपिंग कंट्रीज़ के, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ। बट ये सब किया गया। फॉरेन पॉलिसी में हमेशा नेशनल इंटरेस्ट की हमने देखा है कि हम ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाएं जिससे हमारे इंडिया का भला हो। देन
जब 1990 के बाद में जब रसिया इम्पोर्टर फ्रेंड तो रहा इंडिया का, बट उसने अपनी एक महत्वता खो दी ग्लोबल लेवल में। इसलिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी में पूरी तरह से हमने शिफ्ट कर दिया कि हम यूएसए के साथ ज़्यादा अपना अच्छा रिलेशन रखेंगे, क्योंकि हमें अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट था कि हमें अपने आप में डेवलप करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उस टाइम पे हेजमनी हो गई थी ना यूएसए की। इसकी वजह से फिर फैक्ट ऑन इंडिया जो फॉरेन चॉइस, फिर हमने ये भी किया कि हमने इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को भी उस टाइम पे सुधार करने की कोशिश की। 1990 के बाद हमने इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को सुधार करने के भी, कॉन्फ्लिक्ट तो रहा कश्मीर इशू के बीच में, बट हमने उसको सुधार करने की कोशिश की। जैसे कि हम एक दूसरे के यहाँ पे विजिट किया लीडर्स ने, और ट्रेन रूट और बस रूट भी क्रिएट किया गया दोनों कंट्रीज के बीच में। देन बट इससे कोई भी वॉर नहीं रुक पाया। जैसे जो 1999 में हमारा एक कारगिल वॉर हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। इतना ज़्यादा हमने ट्राई भी किया रिलेशन को ठीक करने के लिए, बट ये रुक नहीं पाया। अभी वो पढ़ लेते हैं, एक बचा है हमारा कारगिल वाली, ये छोटा सा है। 1999 में ऐसा हुआ कि जो इंडिया की साइड, जैसे हमने बताया था कि पाकिस्तान को जब पाकिस्तान ने अटैक किया था कश्मीर में, तो उसका एक पार्ट पाकिस्तान के हाथ में आ गया था, पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया था। उस पार्ट को एलओसी से डिवाइड किया गया है। एलओसी जो कश्मीर का पार्ट, आधा पार्ट तो पाकिस्तान के पास, थोड़ा सा कह सकते हैं आप, जैसे आज़ाद कश्मीर वो लोग कहते हैं, तो उसको डिवाइड किससे किया जाता है? एलओसी के द्वारा। तो बट हमने देखा उस टाइम पे 1999 में जो ऐसे जो मस्को, द्रास, कक्सर और बतालिक जो रीजन हैं वो ऑक्युपाइड किए जा रहे हैं मुजाहिदीन। और ये रीजन किस साइड में पड़ते हैं? हमारे साइड में, जो हमारा कश्मीर हमारे इंडिया के पास है, वहाँ पे पड़ते हैं। इसलिए हमने सोचा कि ये पाकिस्तान आर्मी की ही सोची हुई साजिश है कि अब फिर से भैया अटैक करना स्टार्ट कर दो, फिर से हम कश्मीर को पूरा हथियाने के लिए। देन हमने देखा कि इसी को फिर हमारे आर्मी ने भी इसको कन्फ्रंटेशन करने की कोशिश, इंडियन फोर्सेस उतर गई और इनको भगाने की कोशिश कर दिया, भगा भी दिया। इसको क्या कहा जाता है? कारगिल कन्फ्लिक्ट। दिस कन्फ्लिक्ट मई से जून 1990 तक चला, और 26 जुलाई 1999 को हमने अपने जो एरिया थे वो लॉस्ट हो गए थे, उनको अपने अंडर कर लिया। फिर जो कारगिल कन्फ्लिक्ट था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड सबकी नज़र हमारे ऊपर हो गई थी, क्योंकि हम दोनों लोग, जो ये पाकिस्तान थे और इंडिया थे, दोनों ही न्यूक्लियर स्टेट बन गए थे, तो खतरा हो गया था कहीं एक दूसरे के ऊपर अटैक न करते। दैन हम देखते हैं कि मेजर सोर्स, और इसकी वजह से जब ये हार हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो डेमोक्रेसी सस्टेन थी पाकिस्तान में, वो भी हट गई। और कौन पावर में आ गया? पावर में आ गए आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ। Now we end the third chapter. So if you are liking my video, so please like this, and please subscribe my channel if you are liking my video. If you are not liking, you don't have a need to subscribe my channel. So thank you so much.